जय श्री राम। धन वैभव सुख संपदा के कारक ग्रह शुक्र देव, जिनको हम शुक्राचार्य भी कहते हैं क्योंकि ये दैत्यों के आचार्य कहलाते हैं, और इन्होंने ही भगवान शिव के द्वारा वरदान प्राप्त किया है मृत संजीवनी विद्या का। ऐसे ही इनको शुक्राचार्य नहीं कहा गया। अगर हम दैत्याचार्यों में शुक्राचार्य कहते हैं तो हम देवताओं के आचार्य को गुरु कहते हैं, और यही दैत्याचार्य शुक्र बृहस्पति की मीन राशि में उच्च का भी होता है, यानी कुछ ना कुछ तो इस ग्रह के अंदर बहुत खास है। यही शुक्र ग्रह काल पुरुष की कुंडली के दूसरे भाव धन का और सप्तम भाव विवाह और वैवाहिक संबंध का माना जाता है, विवाह का कारक माना जाता है, धन का सुख देने वाला ग्रह माना जाता है शुक्र ग्रह। यही शुक्र ग्रह अब ब्रह्मांड के अंदर 66 दिनों के लिए अस्त होने जा रहे हैं। आने वाली 28 अप्रैल 2024 के दिन शुक्र मेष राशि में अस्त होंगे, फिर ये वृषभ राशि में अस्त होंगे, फिर ये मिथुन राशि में अस्त होंगे, और ये 5 जुलाई तक अस्त रहेंगे। यानी शुक्र ग्रह 28 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई तक रहेंगे अस्त। 66 दिनों तक शुक्र ग्रह 3 अलग अलग राशियों में मेष, वृषभ और मिथुन में अस्त रहेंगे, जहां अस्त होने का कारण सीधा सीधा होगा सूर्य के कारण नज़दीकी, क्योंकि सूर्य भी इस दौरान मेष, वृषभ और मिथुन राशि में रहेंगे, और जब भी कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है तो वह अस्त होता है। शुक्र ग्रह सामान्य से 9 से 10 डिग्री के अंतराल पर अगर किसी कुंडली में एक साथ सूर्य के साथ बैठा हो या ब्रह्मांड में हो जाता है तो वो अस्त हो जाता है। जब वो अस्त हो जाता है तो सबसे पहला प्रभाव इसका कहाँ पड़ता है? शुक्र के कारकत्वों पर। सूर्य के लिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति अगर नॉर्मली या आंखों से सूर्य को देखने की कोशिश करे तो वो 5 सेकंड तक भी उसको देख नहीं पाता, यानी थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल कंबस्ट, अस्त और अंधा महसूस करता है। यही स्थिति ग्रहों की भी है कि ग्रह जब अस्त होते हैं तो वो ग्रहों का अस्तित्व तो रहता है, लेकिन ग्रहों के कारकत्वों में प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति जो देखने में सब प्रकार से ठीक है, लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंध जाए तो उसको मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। उसको कोई बताने वाला चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज़ है और ये कैसी दिखती है, तभी उसको पता लगेगा कि यहाँ पर आप इस काम करो, ये डायरेक्शन उसको दोगे, तभी वो अपनी हिम्मत, मेहनत, साहस उस जगह लगा पाएगा। इसी प्रकार से जब कोई ग्रह शुक्र जैसा ग्रह अस्त होता है तो उसके कारकत्वों में कमी आती है। जब कारक में कमी आती है तो शुक्र को लग्जरी का कारक कहा गया है, शुक्र को भौतिक संसाधन, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक कहा गया है। काल पुरुष में उसको दूसरे घर यानी धन का कारक, फाइनेंस का कारक कहा गया, लिक्विडिटी का कारक कहा गया है। तो सप्तम भाव का कारक भी शुक्र है, यानी विवाह, वैवाहिक संबंधों के लिए भी इसको देखा जाता है। यानी जब कोई ऐसा ग्रह अस्त होता है तो उनका इन चीज़ों पर फर्क पड़ता है। यानी इस दौरान हम कह सकते हैं कि भाई आपकी कुंडली के अंदर अगर शुक्र कमजोर है और वो ब्रह्मांड में अस्त हुआ है तो आपकी पीड़ा बढ़ सकती है। आपकी कुंडली के अंदर शुक्र प्रबल है, वो ब्रह्मांड में अस्त हुआ है तो वो पीड़ा कुछ देगी, ज़्यादा बड़ी पीड़ा नहीं देगी। कुंडली में शुक्र अस्त है, गोचर में भी अस्त हो गया ब्रह्मांड में, तो वो पीड़ाओं को बढ़ाएगा, तो उस दौरान आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। कुंडली में शुक्र पीड़ित है, गोचर में अस्त हो गया है तो विवाह और वैवाहिक संबंधों को खराब करेगा। कुंडली में शुक्र पीड़ित है, गोचर में अस्त हुआ है तो जिन लोगों को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स रहती हैं वो इस दौरान बढ़ सकती है, क्योंकि शुक्र को आंखों की ज्योति का कारक कहा गया। शुक्र को डायबिटीज़ का भी कारक कहा जाता है कि जब ये गोचर में अस्त होता है तो इस प्रकार के रोग पर आपको प्रॉब्लम देता है। वो सभी लोग जो फैशन का, मॉडलिंग का, गारमेंट्स का, महिलाओं से संबंधित काम है, सुंदरता से संबंधित काम करते हैं, या आपका इंडस्ट्री में कोई काम है, सिंगिंग है, डांसिंग है, यानी जहाँ पर भी भौतिक सुख संसाधन आए हैं, जहाँ पर भी सुंदरता आई है, वहाँ पर शुक्र आए हैं, और ये शुक्र हो रहे हैं अस्त। यानी अगर आपका इनसे संबंधित कुछ काम है तो उन कामों में रुकावट दे आएगी, उन कामों में प्रॉब्लम्स आएगी, ये शुक्र के अस्त होने से है। इस दौरान गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह संस्कार, सगाई ये बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दौरान वैसे तो कहा गया कि जब शुक्र अस्त हो तो शुभ कार्य ना करें। यानी आपको इन 66 दिनों में ये चीज़ें अवॉइड करनी है। और आप जानते भी होंगे कि इस दौरान 28 अप्रैल के बाद वैवाहिक कार्य बंद भी हो जाएंगे, विवाह होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की तपस्या के बाद जब शुक्राचार्य को ये वर मिला, वो पहला वर था मृत संजीवनी विद्या का,
उन्होंने वो मृत संजीवनी के लिए मांगा था कि मैं चाहूँ तो किसी को भी जीवित कर सकता हूँ, जिसका एक साक्षात उदाहरण है स्वर्भानु राक्षस, जिसको आज आप राहु केतु के नाम से जानते हो कि राहु केतु के अगर दो टुकड़े हुए हैं, उन दो टुकड़ों को सर्प से जोड़ा गया है, वो शुक्राचार्य की वजह से ही है। इसलिए स्वर्भानु नाम के राक्षस के जब दो टुकड़े भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा हुए, तो एक हिस्सा राहु और एक केतु कलार, दोनों सर्प से जुड़े शुक्राचार्य की मृत संजीवनी के। और इस मृत संजीवनी की विद्या को पाने के लिए उन्होंने बहुत तप किया, जिसके कारण भगवान शिव ने सुख होकर, खुश होकर उनसे ये कहा कि आप ब्रह्मांड में एक चमकीले तारे के समान चमकेंगे। साथ ही साथ जब जब ये चमकीला तारा ब्रह्मांड में अस्त होगा, उस दौरान मंगल कार्य नहीं होंगे। इसीलिए शुक्र जब अस्त होता है तो मंगल कार्य नहीं होते। अगर हम उपायों के बारे में बात करते हैं तो उपाय सभी के लिए सेम है, क्योंकि शुक्र प्लैनेट सभी के लिए कहीं ना कहीं एक जैसा सा ही प्रभाव दिखता है, क्योंकि शुक्र अस्त हुआ है। अस्त हुआ है तो कारकत्व अस्त हुआ, उसमें प्रॉब्लम आई है, जिसमें सबसे पहला उपाय शुक्र को देवी का प्रतीक कहा जाता है। जितने समय तक शुक्र अस्त रहे उस दौरान आप लगातार शुक्रवार और रविवार किसी भी दिन देवी के मंदिर जाएं, उनको गुलाब का फूल अर्पित करें, गुलाब की माला अर्पित करें मंदिर में जाकर, और गुलाब की अगरबत्ती जला सकते हैं। उनको सफ़ेद रंग का कोई प्रसाद, बर्फी आदि भी अर्पित कर सकते हैं। घर पे बैठकर या मंदिर में बैठ के इस दौरान श्री सूक्तम का पाठ करेंगे तो भी बेहतर होगा। स्त्रियों का मान सम्मान करें। इस दौरान स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को, बुआ, चाची, मौसी, जो आपके लिए स्त्री तुल्य है, माता तुल्य है, बहन तुल्य है, उनको अपनी तरफ से कुछ दें तो अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में अपनी साफ सफाई रखें, क्योंकि शुक्र को क्या कहा गया है? शुक्र को यौन अंग भी कहा गया है। तो इस दौरान अगर इसके लिए शास्त्र में भी कहा गया कि अगर आप अपने यौन अंगों को भी साफ रखते हैं तो भी ये शुक्र की मजबूती को बढ़ाता है। इत्र लगाना, परफ्यूम लगाना, अपने आप को साफ सफाई में रखना भी शुक्र को मजबूत बनाता है। घर के अंदर सुगंधित रखें। घर के अंदर आप कुछ सुगंधित चीजें जला सकते हैं, इससे इस दौरान घर का वातावरण भी बेहतर रहे। तो ये शुक्र अस्त होंगे तो क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, जिसका प्रभाव सभी लोगों पर एक नॉर्मली तौर पर, मोटे तौर पर देखा जाएगा, और इसका क्या उपाय करने पर आपको बेहतरी मिलेगी वो भी मैंने आपको बताया है। अब इसको देखेंगे कि आपकी राशि विशेष पर इसका क्या प्रभाव है, क्योंकि आपकी राशि से शुक्र किसी न किसी भाव के स्वामी हुए हैं, और उस भाव के स्वामी होकर वो आपको क्या देंगे, उसका क्या रिजल्ट है, क्या पॉजिटिव है, क्योंकि शुक्र इस दौरान अस्त होंगे और 3 राशियों में अलग अलग तरीके से अस्त होंगे। मेष में भी अस्त होंगे, वृषभ में भी अस्त होंगे, मिथुन में भी अस्त होंगे। तो आइए देखते हैं इसका आपकी राशि पर अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखते हैं कि मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। मेष राशि के जातकों, आपके लिए शुक्र दूसरे घर और 7वें घर के मालिक है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि दूसरा घर अगर धन का है और 7वां घर विवाह वैवाहिक संबंध का, यानी शुक्र का अस्त होना कहीं ना कहीं दूसरे घर के कारकत्व और 7वें घर के कारकत्वों को कमजोर करेगा। यानी ये स्थिति कहीं ना कहीं धन, कुटुंब, परिवार, आंखों से संबंधित स्थितियां, डायबिटीज़, इनके ऊपर असर डाल सकती है, इन पर नकारात्मक असर डाल सकती है। तो वहीं सप्तम भाव के कारक होने के कारण विवाह और वैवाहिक संबंधों में भी असर डालना इसको यहाँ दिखाई देता है। यानी शुक्र का अस्त होना कहीं ना कहीं इन चीज़ों में प्रॉब्लम तो देने में सक्षम है। अब बात ये आती है कि अब ये 3 हिस्सों में शुक्र जाएंगे। पहला शुक्र सबसे पहले देखा जाए तो 28 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच में, 28 अप्रैल से 13 मई शुक्र राशि में, आपकी ही राशि में अस्त होंगे। उनको अस्त करेगा सूर्य। अब एक प्रिंसिपल है शास्त्र का, उसको सुन लीजिए, क्योंकि उससे ही सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। और इसको हमेशा याद रखिए, जब जब कोई ग्रह त्रिकोण भाव के स्वामियों से अस्त हो रहा हो, त्रिकोण भाव पहला, 5वां और 9वां, ये लक्ष्मी त्रिकोण भाव कहलाते हैं। अगर कोई ग्रह त्रिकोण भाव के स्वामी से अस्त होता है, यानी मान लीजिए कि सूर्य अगर 1, 5, 9 का स्वामी होकर किसी ग्रह को अस्त करता है तो ये खराब नहीं माना जाता। त्रिकोण के स्वामी सदैव भला करने वाले होते हैं। अगर सूर्य उनका स्वामी होकर उसको अस्त करता है तो वो गारंटी लेता है कि जी मैंने तुमको अस्त किया, मैं तुम्हारा भला करूँगा। यानी सबसे पहले अगर हमने देखा कि अगर सूर्य ने शुक्र को अस्त किया है, यानी सूर्य पंचमेश है आपके लिए, पंचम के मालिक ने धन और सप्तम के मालिक को अस्त किया। एक तरफ से देखें तो पंचम और दूसरा, और पंचम और 7वां, ये मिलकर राजयोग प्लस धनयोग बनाते हैं। ये राजयोग धनयोग आपकी राशि में बनता है, यानी ये पॉजिटिव है।
वो त्रिकोण के स्वामी से अस्त हैं, इसलिए इस पर कोई दोष नहीं लगेगा, यानी घबराने की जरूरत नहीं है। मेष राशि के जातकों को अगर आप अस्त हुए हो तो उस अस्त होने का आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, यही शुक्र अपनी स्वराशि में पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? 13 मई से 14 जून तक। तो सूर्य पंचम के मालिक होकर धन भाव में धन योग बनाते हैं, धन के स्वामी के साथ है, यानी ये समय आपके धन के लिए शुभ है। ये समय आपके लिए जीवन में फाइनेंशियल कंडीशंस को बेहतर करेगा। ये समय आपके धन को बढ़ाएगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छी करेगा, आपके विवाह वैवाहिक संबंधों को अच्छा करेगा। इस दौरान आंखों के संबंधित रोग हो सकते हैं, उसका विशेष ध्यान रखें। यही शुक्र मिथुन राशि में आएगा, आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर, और वहां भी वो सूर्य से अस्त होगा, यानी इस दौरान धन कमाने के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, उससे लाभ, एजुकेशन के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है, उससे लाभ मिलेगा। ये दोनों प्लेनेट सूर्य शुक्र मिलकर देखेंगे 9th हाउस को। इसका मतलब ये स्थिति कहीं ना कहीं यात्राओं के द्वारा धन कमाने को भी दर्शाती है। यानी आपका सूर्य पंचमेश है और वो आपके शुक्र को अस्त करता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस जो सावधानियां मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई उनका ध्यान रखें, जो काम मैंने आपको बताएं कि इस दौरान नहीं करने चाहिए वो करें, जो उपाय आपको मैंने बताया उनको करने से आपका शुक्र और अधिक प्रबल होगा और आपके जीवन में आनंद होगा। यानी शुक्र का अस्त होना मेष राशि के जातकों के लिए कोई अशुभ संकेत नहीं है, इसको हम एक पॉजिटिव स्थिति ही कहेंगे। जय श्री राम।